हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। अगर आपके सामने एक प्रश्न रखा जाए कि वर्ण व्यवस्था संबंधी गांधी के विचारों का परीक्षण करें तो क्या उत्तर देंगे आप? इस वीडियो में आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, गांधी दर्शन में वर्ण व्यवस्था। तो इससे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके जहन में क्या है इस संबंध में। मेरे ख्याल से जो मैं कुछ बोलूंगा शायद आप भी वही सोच रहे होंगे। वर्ण व्यवस्था के संबंध में गांधी जी का विचार, वर्ण व्यवस्था, वर्ण शब्द को जाति के रूप में लिखकर और यह बताना कि गांधी जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, ऊंच नीच के खिलाफ थे, अस्पृश्यता के खिलाफ थे, वो इसको समाज का कोढ़ बताते थे। वर्ण जाति व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया, निषेध किया, वगैरह वगैरह। दरअसल जब ऐसा प्रश्न आता है तो उसका यह उत्तर नहीं होता है। जाहिर सी बात है, जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं इसमें कई खामियां हैं, लेकिन जब प्रश्न ऐसा आता है वर्ण व्यवस्था के संबंध में गांधी के विचार या वर्ण जाति के संबंध में गांधी के विचार, तो उसमें गांधी ने वर्ण व्यवस्था के बारे में जो सकारात्मक बातें कही हैं उसको बताना होता है। उसके पश्चात वर्ण और जाति के बीच के भेद को बताना होता है और तब जाति के संबंध में उनका क्या कहना है। कहने का मतलब ये कि वर्ण और जाति ये दो शब्द इंटरचेंजेबल है, अर्थात इन दोनों को एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दोनों इंटायरली डिफरेंट हैं। तो यहाँ यह समझना है कि वर्ण व्यवस्था के संबंध में गांधी के विचार को पूछा जाता है। गांधी जी ने कभी कभी अपने पुस्तकों में इसी के लिए जाति वर्ड दिया है, लेकिन बेसिकली उनका जो विचार है वो वर्ण व्यवस्था के बारे में है। तो मैं उनके विचारों की चर्चा करूंगा और साथ साथ उसके बारे में कुछ जो आलोचना बताई जाती है उसकी चर्चा भी करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आइए देखते हैं गांधी दर्शन में वर्ण व्यवस्था। सबसे पहले गांधी की पुस्तक हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था संबंधी उनके विचारों का विशद वर्णन है। शुरुआत इस तरह से करनी है। गांधी की पुस्तक हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था से संबंधित गांधी के विचारों का विशद वर्णन है। अर्थात इस पुस्तक में, हालांकि उन्होंने अपने कई पुस्तकों में वर्ण व्यवस्था के संबंध में बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन इस पुस्तक में उन्होंने विशेष रूप से इस बात की चर्चा की है। दूसरा, वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में गांधी जी का क्या मानना था। गांधी जी का कहना था कि यह एक प्राकृतिक एवं ईश्वरीय व्यवस्था है। एक बार फिर गांधी का नीति शास्त्र यहाँ पे आ गया, उनकी वर्ण व्यवस्था संबंधी उनके विचार में आ गया। कहने का मतलब वर्ण व्यवस्था को इतना महत्व देते थे कि उन्होंने इसे प्राकृतिक, और चूंकि प्रकृति कहीं ना कहीं ईश्वर की रचना है, तो उनका मानना था कि यह एक प्राकृतिक एवं ईश्वरीय व्यवस्था है। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित यह होता है कि ईश्वरीय व्यवस्था, प्राकृतिक व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, इसमें कोई बदलाव लाना उचित नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है तो वह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। आप इस तरह से इसको इलेबोरेट करेंगे। अब आगे देखिए क्या मानना है इनका। यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह एक सार्वभौमिक व्यवस्था है। मैंने सार्वभौमिक लिखकर छोड़ा है, लेकिन आप समझिए, यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह एक सार्वभौमिक व्यवस्था है। इसका अभिप्राय क्या था? उनके कहने का मतलब है कि जो वर्ण व्यवस्था है या वर्ण व्यवस्था संबंधी जो नियम है वह उसी तरह सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, सर्वव्यापक है जिस तरह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्योंकि उनके मुताबिक यह जो कोई भी साइंटिफिक जो नियम होता है उनके मुताबिक क्या, बल्कि ऐसे भी वह भारत ही नहीं, वह विश्व के किसी भी देश में, किसी भी स्थान पर हम उसको प्रायोगिक तौर से अपनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो गांधी जी का यह मानना था, अर्थात गांधी जी ने कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था को यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, सर्वव्यापक माना। अर्थात उन्होंने यह कहा कि यह सिर्फ भारतीय समाज के लिए ही उचित नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए यह उचित है, सही है यह व्यवस्था। इसका उतना ही महत्व है जितना साइंस के किसी नियम का, जिसका कहीं भी उपयोग हो सकता है। तो
इस रूप में और इस तरह से उन्होंने वर्ण व्यवस्था को सार्वभौमिक बताया, एक ऐसी व्यवस्था जो सार्वदेशिक और सार्वकालिक हो, अर्थात सिर्फ भारत के संदर्भ में ही नहीं, यह व्यवस्था कहीं भी प्रयोग में लाई जा सकती है, यह इतनी अच्छी व्यवस्था, उनके कहने का यह अभिप्राय था। तो उन्होंने इसको एक शब्द में परिभाषित किया, यह सार्वभौमिक है, ठीक उस तरह जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम। आगे देखिए क्या उनका मानना है। गांधी के वर्ण व्यवस्था यह हिंदू धर्म का एक अंग और इसका कोई विकल्प नहीं। गांधी जी का मानना था कि वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो नियम है, यह हिंदू धर्म का एक अंग है और इस रूप में इसका कोई विकल्प नहीं, अर्थात हिंदू व्यवस्था, हिंदू धर्म के अंतर्गत यह जो व्यवस्था अपनाई गई है राइट फ्रॉम अर्ली वैदिक एज, हालांकि अर्ली वैदिक एज में तो जो व्यवस्था थी वह वेद में जैसा कि स्पष्ट है, बाद में धीरे धीरे वो बदलती गई, लेकिन शुरुआत में तो यही व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था। तो उनका कहना है कि इसका कोई विकल्प नहीं, अर्थात कहने का मतलब यह है कि हिंदू धर्म में अगर वर्ण व्यवस्था के अलावे और कोई विकल्प प्रस्तुत हुआ है या किया गया है तो वह क्या है, अनुचित है, उचित नहीं है, इसीलिए उनका इसका कोई विकल्प नहीं। आगे यह बात और स्पष्ट हो जाएगी जब आप बाकी बातों को समझेंगे। पुनः उनका यह मानना है कि यह श्रम विभाजन की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। कहने का मतलब ये कि प्राचीन काल से हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था, जैसा कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में के 10वें मंडल में है चतुर्वर्णीय व्यवस्था या वर्णाश्रम धर्म का जो चर्चा है। तो उनका यह मानना था कि यह श्रम विभाजन की एक वैज्ञानिक प्रणाली है, ये साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स लेबर डिवीजन, अर्थात समाज में श्रम का विभाजन कैसे किया जाए, जो तरीका अपनाया गया प्राचीन काल से वह बिल्कुल साइंटिफिक था और बिल्कुल सही था। अब जहां तक मैंने पिछले वीडियो में बताया था, श्रम की महत्ता को उन्होंने काफी पर जोर दिया, उन्होंने लेबर जो है श्रम, उसकी महत्ता पर उन्होंने काफी जोर दिया है। तो उनका मानना है कि श्रम विभाजन किसी भी समाज को सुचारू रूप से चलाने, सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए श्रम विभाजन जरूरी है, चाहे वह परिवार के स्तर से हो या समाज के स्तर से हो, परिवार के स्तर पे हो या समाज के स्तर पे हो। और उनका यह मानना है, इसके पीछे यह तर्क है कि श्रम की तो जरूरत है, तो श्रम की जरूरत और श्रम की उपलब्धता के बीच समन्वय, अर्थात श्रम की आवश्यकता तो है समाज को चलाने के लिए और श्रम की उपलब्धता भी है, तो दोनों के बीच कैसे समन्वय स्थापित किया जाए, इसका एकमात्र माध्यम हो सकता है श्रम विभाजन। अर्थात समाज में श्रम है, लेबर्स हैं, श्रम की आवश्यकता भी है, तो हम उसे उस प्रकार श्रम का विभाजन इस प्रकार से करें कि समाज में किसी प्रकार की कुव्यवस्था न हो और साथ साथ समाज सुचारू रूप से चले। तो इसीलिए उन्होंने कहा श्रम विभाजन की एक वैज्ञानिक प्रणाली है और श्रम की जरूरत और उपलब्धता के बीच समन्वय का माध्यम क्या, वर्ण व्यवस्था, और यह वर्ण व्यवस्था क्या, एक वैज्ञानिक प्रणाली। तो इस वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से श्रम की उपलब्धता और श्रम की जरूरत के बीच समन्वय स्थापित किए जाने का प्रयास प्राचीन काल से ही किया गया, जो उचित है, सही है। अब आगे इन्होंने क्या कहा, आजीविका का निर्धारण वर्ण के अनुसार ही किया जाए, अर्थात एक व्यक्ति जिस वर्ण में उसका जन्म हुआ है, जिस वर्ण में, अर्थात जिस परिवार में, अगर कोई परिवार है तो उसका अपना एक वर्ण है जो निश्चित है, निर्धारित है। तो अगर एक व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है वह जिस भी वर्ण का हो, तो उसके लिए वह जरूरी है कि अपने परिवार की जो परंपरागत पेशा है वह उसी को अपनाए, उनका यह मानना था। आजीविका का निर्धारण वर्ण के अनुसार ही किया जाए। दूसरा, पैतृक व्यवसाय को अपनाना जरूरी, परंतु अन्य पेशा अपनाने की भी छूट। कहने का मतलब कि एक व्यक्ति को जिस भी वर्ण का है वह उसे अपने पैतृक व्यवसाय को ही अपनाना चाहिए। हालांकि वह वर्ण व्यवस्था में इस लचीलापन को भी स्वीकार करते हैं कि अगर एक वर्ण में, अगर ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य वर्ण में ही कोई जन्मा हो
तो वैश्य वर्ण का जो पेशा है वह उसे अपनाए, यह बेहतर है, जरूरी है। लेकिन साथ साथ उसे उस पर इस बात का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए कि वह उसी पेशे को अपनाए, अर्थात कहीं ना कहीं उसे इस बात की इजाजत भी है, स्वतंत्रता भी है कि वह दूसरे पेशे को भी अपनाए। परंतु उन्होंने इस बात को अधिक बेहतर समझा कि एक व्यक्ति अपने वर्ण के, अपने परिवार के पैतृक रूप से चले आ रहे व्यवसाय को अपनाए तो वह ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? इसके पीछे उनका लॉजिक क्या था? इससे प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं, अर्थात वह चूंकि अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाएगा, वर्ण जिस वर्ण का है उस वर्ण के लिए निर्धारित पेशे को अपनाएगा, तो उसे कहीं से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा नहीं। कहने का मतलब ये कि एक वर्ण का व्यक्ति अगर दूसरे वर्ण के पेशे को अपना लेता है तो दूसरे वर्ण और उस वर्ण के बीच कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी, जो समाज के संचालन के लिए उचित नहीं। इसलिए अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से भी बचा जा सकता है अगर पैतृक व्यवसाय को ही, एक वर्ण विशेष के पैतृक व्यवसाय को ही अपनाया जाए। साथ साथ समाज व्यवस्था का बेहतर संचालन संभव। कहने का मतलब कोई वर्ण विशेष का एक व्यक्ति अपने वर्ण अर्थात अपने परिवार के व्यवसाय को ही अपनाए तो समाज में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, उसे कहीं और से सीखने की जरूरत नहीं होगी, और ऐसे में समाज का संचालन सुचारू रूप से हो पाएगा। क्योंकि अगर एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के पेशे को अपनाएगा तो दोनों में प्रतिस्पर्धा होगी, तो कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष होगा, तो इससे समाज को का संचालन सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। इसके पीछे उनका यही लॉजिक था। अब वर्ण व्यवस्था, आगे क्या पॉइंट है? वर्ण व्यवस्था के जन्म मूलक तथा वंशानुगत स्वरूप के समर्थक। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जरा आप ध्यान से देखें तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। क्योंकि गांधी जी का जो विचार है वर्ण व्यवस्था संबंधी, वर्ण संबंधी विचार, यह काफी कंफ्यूजन उत्पन्न करता है। वर्ण व्यवस्था के जन्म मूलक तथा वंशानुगत स्वरूप के समर्थक। पहले हम इस बात को समझ ले, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत उनका मानना था कि यह जन्म मूलक है, जन्म पर आधारित है, वंशानुगत स्वरूप अर्थात इसका स्वरूप वंशानुगत होता है, अर्थात एक व्यक्ति जिस जन्म में, जिस वर्ण में पैदा हुआ, किसी परिवार में पैदा हुआ, उसका जो भी वर्ण है तो वंशानुगत रूप से वह वर्ण वह प्राप्त कर लेता है, और इसलिए उसको उसी के व्यवसाय के हिसाब से उसी का व्यवसाय, उसी वर्ण के व्यवसाय को अपनाना चाहिए। और वर्ण व्यवस्था में जन्म मूलक का मतलब है कि जन्म से यह निर्धारित हो जाता है कि वह किस वर्ण का है। यह बहुत ही कंट्राडिक्टरी और कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। एक्चुअली क्या है कि वर्ण और जाति ये दो शब्द हैं, इन दोनों का अर्थ और उद्भव, दोनों का अर्थ और उद्भव और आधार दोनों बिल्कुल अलग है। यह कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि आमतौर पे जाति और वर्ण को हम एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। वास्तव में वर्ण शब्द, वर्ण जिसका शाब्दिक अर्थ कलर है, लेकिन वर्ण शब्द जो है वह बेसिकली आधारित है किस पर? कर्म पर, प्रवृत्ति पर और क्षमता पर। वर्ण शब्द का जो निर्धारण हुआ है, वर्ण, यह जन्म से नहीं बल्कि वर्ण जो अलॉट किया जाना, जिसको बोलते हैं कि फलाना व्यक्ति फलाने वर्ण का है, तो इसका आधार क्या है? इसका आधार था प्राचीन भारत से ही क्या? कर्म। यह कर्म आधारित व्यवस्था थी, प्रवृत्ति और क्षमता। कहने का मतलब ये कि वर्ण व्यवस्था के पीछे यह लॉजिक था कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ प्रवृत्ति होती है, उसकी कुछ अपनी क्षमता होती है, तो उसकी प्रवृत्ति और उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए अगर वह कर्म करे तो वह सबसे बेहतर तरीके से कर्म कर सकता है। और इसी को ध्यान में रखकर क्या किया गया? वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था की, वर्णाश्रम धर्म के नियम का प्रतिपादन किया गया। अर्थात एक व्यक्ति अगर पठन पाठन में निपुण है तो उसका कर्म पठन पाठन है, पूजा पाठ है, तो वह ब्राह्मण वर्ण का कहलाएगा। एक क्षत्रिय अगर दूसरों की रक्षा करने में किसी की प्रवृत्ति है, उसकी क्षमता है, उसकी रुचि है और वह सक्षम है, तो वह क्षत्रिय कहलाएगा। इसी प्रकार वैश्य और इसी प्रकार शूद्र। तो यह कर्म आधारित व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत प्रवृत्ति और क्षमता दोनों को ध्यान में रखा गया था। यह वर्ण जो है वह कर्म आधारित व्यवस्था थी। अब यह बात आप समझ गए। दूसरा आप समझिए जाति।
जाति, जिसको हम बोलते हैं कास्ट, यह एक जन्म आधारित व्यवस्था है जो बाद में पनपी। वर्ण आधारित व्यवस्था आप देखते हैं लेटर वैदिक युग में वर्णाश्रम धर्म स्थापित हो चुका था। बाद में यह वर्ण व्यवस्था तो चलती रही, लेकिन वर्ण व्यवस्था कभी भी सुचारू रूप से नहीं चल पाई, हमेशा इसके अपवाद रहे प्राचीन काल से ही। वर्ण व्यवस्था में तो सिर्फ 4 था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे चलकर 2nd सेंचुरी बीसी से वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत या अंदर से ही जाति व्यवस्था का उद्भव हुआ, जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू है। लेकिन मोटे तौर पर आपको यह समझना है कि यह एक जन्म आधारित व्यवस्था, जाति जन्म आधारित व्यवस्था, अर्थात जन्म से ही जाति का निर्धारण। क्योंकि एक वर्ण के अंतर्गत कोई ब्राह्मण परिवार ब्राह्मण वर्ण का है तो उसके अंतर्गत एक व्यक्ति यह आवश्यक नहीं था कि वह ब्राह्मण के ही पेशे को अपनाए। एक परिवार के अंतर्गत, या फिर क्षत्रिय का ही एग्जाम्पल ले ले, उस एक परिवार के कई सदस्य विभिन्न व्यवसायों को अपना लेते थे। अपनाने की परंपरा, मतलब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप इस बात को समझेंगे। आगे चलकर यह बड़ा कठिन हो गया, अर्थात वर्ण व्यवस्था को समेट कर संजो कर चला पाना कठिन हो गया। तो एक वर्ण विशेष से या विभिन्न वर्णों, 4 वर्णों में विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न व्यवसायों को अपनाने के पश्चात एक लंबे समय के अंतराल में हर व्यवसाय अपने आप में एक जाति के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो जाति जब कन्वर्ट हुआ तो ये जाति जो शब्द है, आगे चलकर यह तय हो गया कि एक खास व्यवसाय वाले परिवार में अगर एक व्यक्ति जन्म लेता है तो वह उस जाति का, जैसे लोहार, सोनार, बढ़ई या कोई भी इस तरह का आप ले लें, या पुजारी, तो जन्म आधारित यह व्यवस्था हो गई जिसमें कई प्रकार के निषेध शामिल हो गए। अर्थात व्यवसाय के आधार पर जाति का निर्माण, और प्रत्येक जाति ने अपने लिए या फिर जातिगत व्यवस्था या ट्रेडिशन को ध्यान में रखकर अंतर विवाह, अर्थात दूसरी जाति में विवाह न करना, खान पान न करना, या दूसरे और कार्य व्यवहार में दूसरी जाति के साथ उस तरह से समागम न करना। तो कहीं ना कहीं जन्म आधारित व्यवस्था जो थी, यह जाति कुछ और नहीं, जन्म आधारित व्यवस्था थी जो अपने साथ कई निषेधों, कई डूज और डोंट्स को लेकर आई थी। राइट? तो वर्ण और जाति के बीच बेसिक डिफरेंस यही है। अब मैंने यहाँ कहा वर्ण व्यवस्था के जन्म मूलक तथा वंशानुगत स्वरूप के समर्थक। अब आप समझ रहे होंगे वर्ण व्यवस्था तो क्या कर्म, प्रवृत्ति और क्षमता पर आधारित, लेकिन गांधी जी ने इसको क्या जन्म मूलक तथा वंशानुगत स्वरूप के समर्थक, अर्थात वर्ण व्यवस्था में उन्होंने जाति व्यवस्था की जो विशेषता थी, जो जाति व्यवस्था जो जन्म मूलक बाय बर्थ जाति का निर्धारण, जाति की एक सबसे मौलिक विशेषता है, उसको इन्होंने इसमें मिला दिया। यही है कंफ्यूजिंग है। आपको इस बात को समझना है कि वर्ण व्यवस्था को उन्होंने जन्म मूलक तथा वंशानुगत माना, तभी तो वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को अपने पैतृक व्यवसाय को ही अपनाना चाहिए, अर्थात जो उसके परिवार में जो परंपरागत व्यवसाय है वह उसी को अपनाए, उसी को अपना आजीविका बनाए। हालांकि उन्होंने इस बात के लिए, उनके विचार में लचीलापन था कि वह किसी और व्यवसाय को भी अपना सकता है, परंतु उन्होंने इस बात पर जोर दिया था। कहने का मतलब ये कि वर्ण शब्द और वर्ण व्यवस्था को उन्होंने जातिगत व्यवस्था या जाति की विशेषताओं से जोड़ दिया था। अब इसके पीछे उनका यह तर्क था कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के जो बताए गए हैं कर्म, वह कर्म उनके कर्तव्य हैं जिसका उनको पालन करना चाहिए। अगर वह कर्तव्य के रूप में उसका पालन करेंगे तो समाज सुचारू रूप से चलेगा, और इसलिए यह समाज सुचारू रूप से चले, इसलिए आगे चल के यह व्यवस्था ही कायम रहे और प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति को या उसके बाल बच्चे को उसी वर्ण का व्यवसाय अपनाया जाना, उसके द्वारा उसी वर्ण के व्यवसाय को अपनाया जाना चाहिए। इस बात के लिए, अर्थात समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण को जो कर्म अलॉट किए गए थे, निर्धारित किए गए थे उनके लिए, वह बना रहे, वह व्यवस्था बनी रहे, वह सामाजिक संरचना बनी रहे। इसीलिए उन्होंने, अर्थात गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को जाति की विशेषताओं से जोड़ा
ताकि यह व्यवस्था बनी रहे और एक वर्ण विशेष का व्यक्ति दूसरे वर्ण विशेष के व्यक्ति के पेशे को न अपना ले। और उसको उन्होंने इसीलिए नीति शास्त्र से जोड़ा, धर्म से जोड़ा और समाज के सुचारू रूप से संचालन की आवश्यकता के लिए जोड़ा। यही खास बात थी। अब यह एक इसलिए भी काफी कंफ्यूजिंग और कंट्रोवर्शियल है कि आप यह समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं गांधी जी एक वर्ण के अंतर्गत एक व्यक्ति के व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता को भी मान रहे हैं और उसको यह भी बता रहे हैं कि वो अपने पैतृक व्यवसाय को ही अपनाए तो बेहतर होगा। यह अपने आप में एक कंट्राडिक्टरी विषय है, नंबर एक। नंबर दो, जो और कंट्रोवर्सी उत्पन्न होता है वो ये कि आगे देखिए, जाति भेद एवं अस्पृश्यता वर्ण व्यवस्था की विकृति है, अर्थात एबियरेशन है। कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था में जो विकार आया वह कुछ और नहीं, जाति व्यवस्था थी। और दूसरा इन्होंने क्या कहा, हृदय परिवर्तन द्वारा इसमें सुधार संभव है। अब क्या है, वर्ण में जाति व्यवस्था की विशेषता को उन्होंने समेट दिया, मिला दिया। जाति भेद को यह वर्ण व्यवस्था की एक विकृति मानते हैं। क्यों? क्योंकि जाति व्यवस्था या जाति जो विकसित हुआ और जाति एक समाज के विभाजन का एक नया तरीका जो उपजा, उसमें कहीं ना कहीं वर्ग भेद था, स्तरीकरण था, स्ट्रेटिफिकेशन, और उसमें कहीं ना कहीं ऊंच नीच की भावना थी जो अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत के रूप में हम देखते हैं, जानते हैं। जाति भेद क्या है? जाति भेद के अंतर्गत कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ऑफ प्यूरिटी आ गई, छुआछूत, ऊंच नीच। तो गांधी जी ने इसे क्या कहा, वर्ण व्यवस्था की विकृति, जो नहीं होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं समाज को कमजोर करता है। जाति व्यवस्था के बारे में इनका यही विचार था। और जाति व्यवस्था में छुआछूत या अस्पृश्यता है, वह जाति व्यवस्था का ही एक अंग है जो निश्चित रूप से वर्ण व्यवस्था के विकार को बतलाता है। और इसीलिए अस्पृश्यता के कारण जाति भेद या जाति व्यवस्था को उन्होंने सही नहीं माना। अब क्या है कि ये क्या कहते हैं कि हृदय परिवर्तन द्वारा इसमें सुधार संभव है। किसमें सुधार संभव है? वर्ण व्यवस्था में सुधार संभव है। वर्ण व्यवस्था की विकृति जाति भेद और अस्पृश्यता है और सुधार संभव है किसमें? वर्ण व्यवस्था में। और यहीं पे इनका क्लैश होता है अंबेडकर से। यह समझाने की जरूरत है, भले ही अंबेडकर से जोड़कर प्रश्न आए या ना आए। कहने का मतलब, गांधी वर्तमान समाज व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म और वर्ण व्यवस्था की जो संरचना है उसको बनाए रखना चाहते थे और उस सामाजिक संरचना के अंदर में ही सुधार चाहते थे। वो भी कैसे? हृदय परिवर्तन के द्वारा। जबकि अंबेडकर का मानना था कि जो जाति व्यवस्था है वह वर्ण व्यवस्था के कारण उत्पन्न हुआ है, तो निश्चित रूप से वर्ण व्यवस्था ही गलत है। तो हम इस व्यवस्था को ही समाप्त करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यह विभेदकारी है। तो सामाजिक संरचना को बनाए रखना आवश्यक नहीं है जैसा गांधी चाहते थे, बल्कि इस सामाजिक संरचना को हटा देना चाहिए, इसका निषेध करना चाहिए, इसे समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन अर्थात कहीं ना कहीं अंबेडकर का जो विचार था वह क्या? मौलिक, थोड़ा रेडिकल था। आमूल चूल परिवर्तन, समाज की संरचना में आमूल चूल परिवर्तन, क्योंकि सामाजिक वर्गीकरण का जो दो पद्धति, पहले वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, दोनों ही गलत है। इन दोनों की समाप्ति की जानी चाहिए। लेकिन गांधी का मानना था कि नहीं, इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ही सुधार किया जाना चाहिए, इसे बदलना नहीं है। अर्थात कहीं ना कहीं इस सामाजिक व्यवस्था को, समाज के विभाजन की इस प्रणाली को बनाए रखना चाहते थे और इसमें हृदय परिवर्तन के द्वारा सुधार लाना चाहते थे, जो अंबेडकर को मान्य नहीं था। तो अपने उत्तर के दौरान आपको यह बात भी समझा देना है निश्चित रूप से। वैसे भी एक विचारक के संदर्भ में चर्चा करते समय तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा दूसरे विचारक की बातों से इसे जोड़ना आपके प्रश्न को बेहतर बनाएगा। खैर, अब आगे देखते हैं। अगर आपने वर्ण व्यवस्था को समझा है तो अब आगे देखिए, गांधी की वर्ण व्यवस्था की आलोचना होती है और आपको थोड़ा आलोचना दिखाना है। अगर पूछे आलोचनात्मक परीक्षण, नहीं भी पूछे तो 2-3 लाइन में आपको यह समझाना है अपने उत्तर में। वो क्या? यहां देखिए, सबसे पहले हृदय परिवर्तन का मार्ग व्यवहारिक नहीं। अगर हृदय परिवर्तन का मार्ग व्यवहारिक होता तो आज जाति व्यवस्था होती ही नहीं। आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं जो वर्तमान सामाजिक संरचना है आज की या उस वक्त की, उसमें हृदय परिवर्तन एक अच्छा तरीका हो सकता है।
परंतु पूर्ण रूप से व्यवहारिक नहीं। अगर ऐसा होता तो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था में सुधार हो गया होता। लेकिन जाति व्यवस्था समाज की एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसी आवश्यक बुराई है जिसे आज तक समाप्त नहीं किया जा सका। नंबर 2, व्यवसाय को वंशानुगत बनाना संभव नहीं। गांधी जी ने सलाह दी थी कि एक व्यक्ति को जिस वर्ण का है अपने उस प्रतीक व्यवसाय को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि पुत्र जो है अपने माता पिता के लक्षण को अपनाता है। कोई भी मनोवैज्ञानिक या साइंटिस्ट आज तक यह साबित नहीं कर सका कि अपने पिता के या माता के संपूर्ण गुण को एक व्यक्ति या एक पुत्र अपनाता है। साथ साथ व्यवसाय को वंशानुगत बनाना कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है। और ऐसे भी आप सोचिए, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेज में इतने तरह के व्यवसाय फल फूल रहे हैं और निकल आए हैं कि उनको वंशानुगत बनाना मतलब बिल्कुल ही अव्यवहारिक और असंभव है। तो कहीं ना कहीं उस वक्त उन्हें प्रासंगिक भले ही लगा हो, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं है आज भी, तब भी शायद नहीं था। तीसरा, न्यूटन के नियम की तरह सार्वभौमिक। इन्होंने न्यूटन अर्थात साइंस के नियम की तुलना वर्ण व्यवस्था से की। साइंस के नियम की कुछ अलग विशेषताएं होती हैं और निश्चित रूप से उसे किसी भी समय में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, किसी भी काल में उसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन वर्ण व्यवस्था का संबंध कहीं ना कहीं नैतिकता से है, कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ा गया है हमारे भारतीय समाज में। और जहां जब भी कोई व्यवस्था, कोई नियम नैतिकता से जुड़ा हो तो वह सार्वभौमिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसी देश, इसी समाज में एक व्यक्ति का नैतिक नियम दूसरे व्यक्ति के नैतिक नियम से साफ अलग है, फिर भी इसी समाज में दोनों व्यक्ति रहते हैं। हमारे लिए गाय एक पूजनीय है और मुसलमान के लिए सुअर पूजनीय है। हम दोनों की नैतिकता यही अलग अलग है, फिर भी इस समाज में दोनों व्यक्ति रह रहे हैं। तो नैतिकता की परिभाषा अलग अलग समाज में अलग अलग होती है। और नैतिकता से जुड़ी वर्णाश्रम धर्म का मतलब यहाँ नैतिकता है। भारतीय साहित्य में, भारतीय समाज में धर्म का मतलब नैतिकता है। यह वर्णाश्रम धर्म का मतलब धर्म का पालन करना, अर्थात वर्ण से संबंधित नियम का पालन करना। तो जो नैतिक नियम है उसे सार्वभौमिक बनाया ही नहीं जा सकता। तो इसलिए भी यह वर्ण व्यवस्था संबंधी उनका जो विचार है यह कहीं ना कहीं अव्यवहारिक था। भले ही यह कुछ मायने में प्रासंगिक है, आदर्शवादी है, लेकिन लाभदायक भी हो सकता है, परंतु पूर्णतः व्यवहारिक नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और अगर कोई कमी नजर आई तो आप कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।